हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है राजन सीरीज को कर रहे हैं और ये क्लास नंबर जो है 13 है और इसमें जो है हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न को और उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का क्लास है। ये पेपर नंबर फर्स्ट अभी कर रहे हैं। जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में पेपर नंबर सेकंड हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेली क्लास जो है 8 है, जो है शाम को 8 बजे चलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है डेली जुड़िए। तो ये सेकंड सेमेस्टर का है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और संस्करण की बात करें तो ये बिल्कुल नया संस्करण है, 2025 का संस्करण है। इसका पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को फ्री नोट्स और पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग जो है कर चुके हैं। यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है कर चुके हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कर चुके हैं और हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। और इसमें अगर बात करें तो ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया है कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, करते हुए इसके महत्व को बताइए। ठीक है, अवधारणा को स्पष्ट करना है और उसके बाद में इसका क्या महत्व होता है इसके बारे में जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उनके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। जो उनके अंदर जो है अंतर्निहित क्षमता होती है, यानी कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो है उतना नहीं रहती है, क्षमता रहती है। ठीक है, और उस क्षमता को अंतर्निहित यानी अंदर जो क्षमता है उसको किस प्रकार से जो है मतलब विकसित किया जाए उसके बारे में बात करता है। और व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होता है उसका विकास जो है करने वाली एक प्रक्रिया होता है, माध्यम होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है। ठीक है, कि समाज में जो है किस प्रकार से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किस प्रकार से लोगों से जो है साथ मिलकर रहना चाहिए, इसके बारे में जो है ये प्रक्रिया होती है शिक्षा, जिसके बारे में बताता है। तथा समाज का सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये जो शिक्षा है समाज का सदस्य बनने के लिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए समाज के प्रति किस प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक जो है बना जा सके, इसकी आवश्यक आवश्यक ज्ञान तथा कौशल की व्यवस्था करती है। ठीक है, यह शिक्षा, तो शिक्षा की यह अवधारणा है। अब शिक्षा के महत्व को जो है हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शिक्षा हमें किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। कोई भी वस्तु है उसके बारे में जो है ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद में सेकंड की हम बात करें तो शिक्षा शारीरिक व्यक्तित्व, ठीक है, शारीरिक व्यक्तित्व और उसके बाद में साथ साथ जो है मानसिक व्यक्तित्व के साथ ही व्यक्ति की जीवन शैली को बेहतर बनाती है। थर्ड नंबर की बात करें तो शिक्षा किसी भी स्थिति अथवा बुरी के दौरान संतुलन बनाए रखने की मनोस्थिति का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसका प्रावधान भी जो है आपके संविधान में किया गया है। आर्टिकल 21 ए में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, ये क्या है यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है, यानी ये जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताना है और ये जो है बालक के विकास के डेवलपमेंट में जो है किस प्रकार से सहायक है, इसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। ये 2023 में आया हुआ है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पे जो है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा टी आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, तो आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है निशुल्क
प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो है लागू करता है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में लागू करता है। इसके द्वारा समस्त बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनका पूर्ण रूप से मानसिक विकास होगा। ठीक है, पूर्ण रूप से मानसिक विकास होगा तथा उन्हें शारीरिक पोषण हेतु पोषण पोषक तत्व भी प्राप्त होगा, जिससे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास होगा। ठीक है, पोषक तत्व के साथ साथ जो है यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा शारीरिक पोषक दिया जाएगा, जिससे जो है पोषक तत्वों के द्वारा जो है उनका शारीरिक विकास होगा और शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। जो फ्रोबेल है इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जो है यहाँ पे लिखना है। 2023 में ये आया हुआ है। तो फ्रोबेल का विचार यह है कि शिक्षा का उद्देश्य न तो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाता है, ठीक है, और न मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करता है, बल्कि शिक्षा द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना है कि विभिन्न पदार्थों में एक चिरंतन एकता होता है। ठीक है, और प्रत्येक सजीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने सहित सदैव प्रयासशील रहते हैं। फ्रोबेल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की ऐसी परिस्थितियों में ले जाना है जिससे वह अपने अंतस को अधिक से अधिक व्यक्त कर सके और स्वतंत्र पूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है, जैसे मान लो कि अपनी अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से जो है कर सके, किसी के सामने कुछ जो है अपनी बात जो है बताना हो तो वही है स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। उसके बाद में है बच्चों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं वरन कुछ सृजन भी करना चाहिए। सुनियोजित शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चे में सृजनात्मकता एवं अभिव्यंजनात्मकता भावनाएं साथ साथ उत्पन्न होनी चाहिए। तो ये फ्रोबेल ने जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा में क्या करा है। जो बुनियादी शिक्षा ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था, इसका अभिप्राय क्या होता है बुनियादी शिक्षा का, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया है 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो गांधी जी प्रयोगवादी विद्वान थे। ठीक है, प्रयोगवादी विद्वान थे। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु 1937 में जो है वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी नए तालीम इसे भी कहते हैं नए तालीम शिक्षा योजना को जो है प्रस्तावित किया था। उनका विचार था कि वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा है विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इससे इनके पूर्ण बहिष्कृत कर दिया गया है। तो इसका मन तथा हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मन तथा हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हाथ के कार्य का भी कोई स्थान नहीं है। ठीक है, हाथ के कार्य का भी कोई स्थान नहीं है। अब गांधी जी ने जो है शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए क्या कहा बुनियादी शिक्षा में, कि एक स्थान पर कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क शरीर आत्मा तीनों का विकास करती है। किसका? मस्तिष्क शरीर और आत्मा, यहाँ पे तीनों का जो है विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीन शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है तब तक इसका कोई मूल्य नहीं होता है। यानी जो शिक्षा है उसके द्वारा मस्तिष्क शरीर आत्मा इन तीनों का विकास नहीं होता है तब तक उसका कोई जो है शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका बताइए। समाज में अगर परिवर्तन करना है, ठीक है, तो इसमें जो है जो शिक्षक होते हैं और उसके बाद में विद्यालय जो स्कूल होता है और शिक्षक होते हैं, इसकी क्या भूमिका है इसको जो है लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए जो है एक फ्री बैच जो है लॉन्च किए हैं। यहाँ पे फ्री वीडियो नो लेक्चर प्राप्त होता है और इसका टाइमिंग अगर आप लोग जानना चाहें
तो जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जो है वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे टाइमिंग इस प्रकार से वहाँ पे शो देगा हर क्लास का। और इसके साथ में जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में जो है प्रीवियस ईयर पर जो है विचार विमर्श करते हैं हम लोग। ये पीपीटी पे जो पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ भी आप सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद में जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो है प्रिंटेड नोट फ्री कंप्लीट नोट्स पीडीएफ में आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसका सोल्यूशन जो है आप सभी लोगों को बिल्कुल हल सभी पेपरों का आप सभी लोगों को प्राप्त होगा इस बैच में। और उसके बाद में जब एग्जाम आएगा तो उस समय जो है फ्री मॉडल पेपर भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पे क्लास के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे दिया है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें शिक्षक और उसके बाद में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, ये 2023 में क्वेश्चन आया है, यहाँ देख सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक शिक्षक और विद्यालय की भूमिका यानी किस प्रकार से भूमिका होती है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना, ये जो शिक्षक होते हैं और विद्यालय होते हैं। जो संस्कृति होती है उसको जो है नवीन पीढ़ी तक जो है पहुंचाना। ठीक है, विद्यालय के द्वारा और शिक्षक के द्वारा, क्योंकि जो अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं उनके अनुसार जो है उनको पढ़ाया जाता है और नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना। जब ये संस्कृति है जो टीचर पढ़ाए, टीचर एक बच्चों को पढ़ाए, उसके बाद में मान लो कि वो बच्चा टीचर हो गया, वो बच्चा भी वही संस्कृति के बारे में पढ़ाएगा, तो इस प्रकार से जो है एक यहाँ पे कर्म बन जाएगा जो नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना। ठीक है, और इसमें जो है विद्यालय की भूमिका होती है। विद्यालय क्या होता है, विद्यालय में जो है टीचर होते हैं, टीचर और बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे विद्यालय भी भूमिका होगा। ये विद्यालय आपका हो जाएगा, विद्यालय यहाँ पे सुपर सेट हो जाएगा, लेकिन अगर टीचर की बात करें, ठीक है, तो ये सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यालय में जो है बच्चे भी आ जाएंगे और टीचर भी आ जाएंगे। उसके बाद में है शाश्वत मूल्यों में स्थायित्व लाना, परिवर्तनशील कारक के रूप में कार्य करना। ठीक है, परिवर्तनशील कारक यहाँ पे मान लो कि अगर किसी क्षेत्र में अगर कोई टीचर है, बच्चे में किसी क्षेत्र में शारीरिक मानसिक किसी में जो है अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो उसमें जो है परिवर्तन किस प्रकार से करना चाहिए, तो परिवर्तनशील कारक के रूप में कार्य करना, इनका ये शिक्षक और विद्यालय का ये कर्तव्य होता है। उसके बाद में है यहाँ पे 4 नंबर है सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा देना। जो सामाजिक यानी समाज को जो है किस प्रकार से जो है परिवर्तन किया जाए, इसके बारे में जो है टीचर को शिक्षा देना चाहिए। लोकतंत्र का पालन करते हुए कक्षा में जनतांत्रिक वातावरण द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके, ठीक है, लोकतंत्र का पालन करते हुए लोकतंत्र का पालन करते हुए कक्षा में जनतंत्रात्मक, ठीक है, जनतंत्रात्मक वातावरण द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है प्रसार करना, प्रसार करके जो है सामाजिक परिवर्तन लाने में जो है सहायता करना। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताना है। किसमें किसमें, औपचारिक शिक्षा और उसके बाद में अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर अंतर की अगर हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा क्या होता है, इसको जो है फॉर्मल कहते हैं और इसको जो है इनफॉर्मल कहते हैं। ये आपका हो गया फॉर्मल, ये फॉर्मल हो गया, ये हो गया इनफॉर्मल। तो फॉर्मल का मतलब हो गया आपका स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, इसको जो है इसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड यानी फिक्स होता है कि मान लो अगर कोई कोर्स बच्चों को पढ़ाना है, अगर 1 साल का कोर्स है तो उसका टाइम पीरियड रहेगा कि इतने से इतने तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें इनफॉर्मल में क्या होता है, इसमें जो है कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है। जैसे टाइम हो गया, इसका कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। ये शिक्षा जो है परिवार में जो है, परिवार हो गया, आपका समाज हो गया, ठीक है, यहाँ सबसे जो है दिया जाता है। परिवार हो गया, समाज हो गया, रिश्तेदार हो गए। ये आपका क्वेश्चन 2022 और 23 में आया हुआ है। ठीक है,
तो इतना जो है इस पे आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अंतर के बारे में देखते हैं कि आपके राजन सीरीज में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है। जो औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है, ये पाठ्यक्रम व्यापक होता है, बहुउद्देशीय होता है तथा जीवन से जो है ये जुड़ा होता है, जीवन से जो है संबंध होता है। जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम रहता है, जो अनौपचारिक शिक्षा का जो है अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है सीमित रहता है, ठीक है। सीमित और सामाजिक वातावरण हेतु रहता है, कि समाज का वातावरण के अनुसार रहता है। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी करता है। जो स्कूली यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो औपचारिक का मतलब हो गया आपका स्कूल, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा जो है वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अतीत हो गया और भावी जीवन की तैयारी के लिए जो है दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो है वर्तमान पर अधिक जोर देता है। किस पे जोर देता है? वर्तमान पर अधिक जोर देता है। लेकिन औपचारिक शिक्षा वर्तमान, भूत, भविष्य सभी को देखकर जो है उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर की हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। जो औपचारिक शिक्षा होता है इसका क्षेत्र जो है ये अधिक विस्तृत होता है। यह नियंत्रित एवं कर्मिक होता है। यह जो है किसी के नियंत्रण में रहता है, ठीक है। और ये कर्म से होता है। कर्म का मतलब आप अगर 6 में है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से जो है एक कर्म में जो है ये चलेगा। जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र जो जो अनौपचारिक शिक्षा घर परिवार में जो बच्चे सीखते हैं उसे वो जो है उसका क्षेत्र जो है एक सीमित होता है। चौथा यहाँ पे अंदर देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक होता है। जबकि औपचारिक शिक्षा व्यक्ति में निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए इसका प्रतीक होता है, ठीक है। फिर औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जो है वास्तविक होता है, विशिष्ट होता है और समय अनुसार होता है, ठीक है। ये जो औपचारिक शिक्षा स्कूल की जो शिक्षा होती है वो सामान्य होता है और उसके बाद में आदर्शात्मक होता है। अब इसके बाद में हम लोग इसके आगे वाला अंतर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि अतः औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए अत्यधिक निकट है, ठीक है। ये कुछ कुछ जो है इसमें अंतर दिखाई देता है लेकिन फिर भी ये निकट है। एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं। अतः अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय बताना है। 2023 में ये क्वेश्चन आया है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको किस प्रकार से जो है रोका जा सकता है, इसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये 7 नंबर 6 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण को जो है किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में दिया है कि औद्योगिक इकाइयों तथा कारखानों को नदियों से दूर स्थापित करना। जो औद्योगिक कारखाना होते हैं और कारखाने हो गए, इकाइयों, नदियों से जो है इनको दूर स्थापित करना चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। सौर ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को जो है सर्वाधिक महत्व प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, वृक्षारोपण। उसके बाद में कूड़े करकट को जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए तथा इनका निस्तारण समुचित निर्धारित स्थान पर, यानी जहाँ पे जो है कूड़ादान रखा हुआ है वहीं पर जो है ये कूड़ा को जो है फेंकना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आप पर्यावरण प्रदूषण को जो है रोक सकते हैं। उसके बाद में 5 नंबर है कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार के उत्पादों आप लोग अगर जो पर्यावरण के अनुकूल रहते हैं, ठीक है, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, उस प्रकार के जो है पदार्थों का, उत्पादों का जो कुछ खाने लायक होता है और उसके बाद में पर्यावरण से के जो अनुकूल रहे उसका जो है प्रयोग करना चाहिए। 8 नंबर की हम बात करते हैं तो समाज से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे है कि समाज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समाज का मतलब होता है कि एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को समाज कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। शिक्षा और समाज के मध्य जो है किस प्रकार से संबंध है, इसको बताना है। तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज जो होता है एक से अधिक लोगों को, समुदायों को मिलकर, समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को जो है कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, अपने अनुसार जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्रियाकलाप करते हैं। शिक्षा एवं समाज के मध्य गहरे पारस्परिक संबंध है। शिक्षा समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। जो शिक्षा रहता है, अगर एक शिक्षित समाज शिक्षित नागरिक है तो वो जो है शिक्षित समाज का निर्माण करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से है यहाँ पे शिक्षा समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है और सामाजिक विकास जो होता है और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो समाज का विकास होता है और उसमें परिवर्तन जो होता है समाज में, उसमें जो है शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है, और समाज के पुनरुत्थान और विकास में योगदान देता है। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर सकते हैं। तो 9 नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए, ठीक है, 2023 में आया हुआ है। हमें मनुष्य के रूप में कार्य करने तथा समाज में रहने के लिए अच्छे मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। मूल्य का मतलब हो गया जैसे आदर हो गया, अगर कोई छोटे लोग हैं वो लोग आपका किस प्रकार से आदर करते हैं, आदर हो गया। नैतिक विकास, ठीक है, नैतिक विकास हो गया, किस प्रकार से लोग जो है आपकी इज्जत करते हैं, तो ये सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है मानवीय मूल्य होते हैं। अच्छे मूल्यों में कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी, सम्मान, प्रतिबद्धता निहित होता है, ठीक है। अच्छे मूल्यों में ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो पर्सनालिटी होता है उसका डेवलपमेंट होता है, तथा परिभाषित करते हैं कि हम जीवन में कैसे कार्य करते हैं। ये मानवीय मूल्य इसीलिए भी संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है कि वह हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं, साथ ही जीवन में हमारा पग पग पर मार्गदर्शन भी करते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई वस्तु है, मान लो कि मार्केट का जो है टमाटर है, ठीक है, ये 120 रुपया किलो है, तो 120 रुपया इसका ये मूल्य होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई मानव हो गया, कोई मानव हो गया इस प्रकार से, ये कोई मानव हो गया, तो मानवीय मूल्य उसे कहते हैं जो मानव के अंदर मूल्य होते हैं, जैसे कौन कितना इज्जत करता है उनको, ठीक है, आदर कौन देता है, आदर सम्मान हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है ये मानवीय मूल्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है मानवीय मूल्य के बारे में आप लोगों को समझ में आया। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 4 मुख्य विशेषताएं बताइए, ठीक है, केवल 4 मुख्य विशेषताओं को बताना है जो नवीन शिक्षा नीति 1986 है। तो यहाँ पे विशेषता और गुण को बताना है, ठीक है। अब इसमें है कि शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व, यानी शिक्षा जो है प्रथम बार जो है इतना महत्व दिया गया है। अब ये जो 1986 है, इसके पहले जो है 1968 में आया था शिक्षा नीति, 1986 में आया है, और उसके बाद में ये 2020 में आया है, 2020 में, ठीक है, एनईपी 2020। अब इसकी अगर विशेषताओं या गुणों की बात करें तो शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया है, जो शिक्षा होता है इसको जो है प्रथम बार महत्व दिया गया है। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, ठीक है, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की संरचना, ठीक है, राष्ट्र को जो है किस प्रकार से ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्र को किस प्रकार से विश्व स्तर पर जो है बढ़ाया जाए, उसी के अनुसार जो है इसमें यहाँ पे पाठ्यक्रम की रचना किया गया है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल,
इसमें जो है सभी लोगों के लिए जो है शैक्षिक अवसर की समानता पर बल दिया गया है। केंद्र सरकार की भागीदारी, इसमें जो है केंद्र सरकार की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद में क्षमता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा पर जो है जोर दिया गया है और उच्च शिक्षा में सुधार तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता, ठीक है, उच्च शिक्षा में भी सुधार की बात किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आज की वीडियो में हम लोग कितना 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं। इसके आगे जो है कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में सोशल मीडिया से अगर आप लोग जुड़ना चाहिए, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्राप्त होगा। और डीएलएड से संबंधित किसी प्रकार के न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है तो चलिए हम लोग कल के वीडियो में जो है इसके 11 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।